डाउन खुलेगा, बुक आ जाएगा। आ जाइए सर, समूहन संधारित्रों का समूहन पे चलते हैं। संधारित्रों का समूहन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है मेरी जन समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन। देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम समूहन की बात करें, अगर हम श्रेणी क्रम समूहन की बात करें तो श्रेणी क्रम समूहन में पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से तथा दूसरे कैपेसिटर का पहला सिरा तीसरे कैपेसिटर के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। देखो, ये मान लो जुड़ा हुआ है, ये पावर सप्लाई है, ये श्रेणी में है, और अगर यही ऐसे होगा तो ये समानांतर में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समानांतर में। ये C1 है और ये C2 है। यहां पर आओगे, ये C1 है और ये C2 है। तो यहां से इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये V1 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक V2 है, और इसमें वोल्टेज का मान समान होता है। इसमें वोल्टेज का मान समान होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर या कंडेंसर, हम आपको सर पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि कैपेसिटर को ही हम लोग कंडेंसर कहते हैं, जो हम लोग फैन में लगाते हैं, जो सर एक धक्का देने का काम करता है। एमडी शेहान जी तो कहते हैं, अगर इसमें बात करें तो इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान हर जगह समान होता है। धारा का मान हर जगह समान होता है। इसमें वोल्टेज समान होता है और धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज समान, समानांतर में हम ऐसे भी बोले थे आपको, वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग। इसमें आओगे, इसमें वोल्टेज अलग अलग और धारा समान होता है। इसमें वोल्टेज अलग अलग और धारा समान होता है। इसमें अगर हम समतुल्य धारिता की बात करें हैं, अगर इसमें समतुल्य धारिता की बात करें तो समतुल्य धारिता 1/C समतुल्य इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो C समतुल्य बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2 हो जाएगा। और यहां से जब C समतुल्य निकालिएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां C समतुल्य बराबर हो जाएगा, यहां C समतुल्य बराबर हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अब ध्यान दीजिएगा, एक है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, धारा समान होता है। समानांतर क्रम समूहन में वोल्टेज का मान समान होता है, धारा अलग अलग होता है। इसका जब C समतुल्य निकालिएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसका C समतुल्य निकालिएगा तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C समतुल्य इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2। जो काम रेजिस्टेंस में सीरीज में करते हैं वो काम यहां पैरेलल में करते हैं, और जो काम रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं वो काम यहां सीरीज में करते हैं।
तो अगर हम यहां से सी समतुल्य की बात करें तो यहां सी समतुल्य इज इक्वल टू C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और यहां सी समतुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब देखिए, कहता है संधारित्रों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी और दूसरा समानांतर। श्रेणी क्रम समूहन कहता है इस क्रम में, श्रेणी क्रम समूहन की अगर बात करोगे तो इस क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे। इस संधारित्र का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। एक संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होगा। देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा नहीं होता, रेजिस्टेंस का उल्टा फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा तो सर कंडक्टेंस होता है। इसमें हम कह सकते हैं एक संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। कहता है इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, देखो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही क्रम आगे की ओर बढ़ते जाता है। अब अगर यहां तीन कैपेसिटर हैं C1 C2 और C3 तो समतुल्य क्या आ जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो गो रहता तो 1/C1 प्लस 1/C2 आ जाता है। इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। इस प्रकार के समूहन में धारा का मान समान होगा क्योंकि I जो बहेगा तो यहां से वहां तक IA बहेगा, IA बहेगा, IA बहेगा, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब समानांतर में इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। देखो इस सबका पहला सिरा यहां एक साथ, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, सबका पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। इसका समतुल्य जब निकालोगे तो C समतुल्य इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इस तरह के धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। राजू शर्मा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब कहते हैं कैपेसिटर का प्रयोग। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग फ्लोरेसेंट ट्यूब में करते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब जो ट्यूब हम लोग सर यूज करते हैं घर में, सिंगल फेज मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग में करते हैं। सीरीज में लगाने पर यह फेज को दो फेज में बदल देता है जिससे मोटर स्टार्ट हो जाता है। छत या टेबल पंखा में इसका उपयोग करते हैं। ये मोटर में कैसे यूज करते हैं तो हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे। आते हैं सर धारा घनत्व पर, करंट डेंसिटी, ध्यान देना। ये कहता है जैसे घनत्व होता है सर, घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। लेकिन सर धारा घनत्व की अगर हम बात करें, अगर हम धारा घनत्व की बात करें तो कहता है धारा बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखो इसका अगर यूनिट की बात करोगे तो धारा घनत्व, घनत्व की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि, सॉरी धारा घनत्व धारा सदिश राशि है, अदिश राशि है। जबकि धारा घनत्व एक धारा अगर कहेगा, ध्यान देना, अगर सिर्फ धारा की बात कहेगा, अगर धारा की बात कहेगा तो धारा एक
अदिश राशि है, लेकिन अगर धारा घनत्व की बात करेगा तो ये सदिश राशि है। सर ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है बड़ा कॉन्सेप्ट का गेम है, एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ना होगा, समझ समझ के पढ़ना होगा। 14-15 को चैप्टर पढ़ के नौकरी हो जाता है। हम तो बार बार ये चीज तुमको याद दिलाते रहते हैं कि इतना आसान तो होगा नहीं कि 100-200 पेज पढ़ लिया जाके नौकरी ले लिया। कल से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा। कल से मैथ वाले जिन लोगों का फाउंडेशन में एडमिशन है 10 से 11 आपका चलेगा। जिनका भी फाउंडेशन में एडमिशन है, स्पेशल मैथ में, एएलपी में एडमिशन है या जीडी में एडमिशन है, उनका फुल मैथ आपका चलेगा 10 से 11 में कल से। और 11 से 12 में जिनका ग्रुप डी में एडमिशन है, और 9 से 10 में जिनका 4100 प्लस धुरीना में एडमिशन है, कल से चलेगा। देखो धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखो कहते हैं किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कौन राशि है? सदिश राशि है। और इसका अगर हम सर यूनिट की बात करें तो जे, इसको जे से सूचित करते हैं। जे इज इक्वल टू आई बाय ए हो गया, तो आई का यूनिट हो गया एम्पियर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई प्रवाहित धारा है और इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, क्योंकि जे बराबर होता है आई बाय ए। वैसे इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। अब देखो कहते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी और एक होता है डीसी। एक होता है सर अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। एएलपी का मैथ का टाइमिंग है 10 से 11 कल से। जिन लोगों ने एएलपी का कोर्स खरीद रखा है उनका मैथ का टाइमिंग है 10 से 11 कल से। अब देखिए कहते हैं अगर हम, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा होता है। सर पता है एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक लड़का मैसेज कर रहा है कि सर पढ़ाते हैं ना तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। सर उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आइंस्टाइन साहब जा रहे थे सर ट्रेन में। देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबरों ने, मोटिवेशनल स्पीकरों ने ये कहानी बताई है कि एक बार आइंस्टाइन साहब जा रहे थे ट्रेन में। तो ट्रेन में जब वो जा रहे थे तो उनका टिकट कहीं भुला गया। तो टीटी ने कहा कि भाई तुम्हारा, आपका टिकट कहाँ है? तो वो इधर उधर खोजने लगे तो उनको टिकट नहीं मिला। तो टीटी ने कहा वो आप तो आइंस्टाइन साहब हैं, कोई बात नहीं, टिकट नहीं भी मिला तो आप जाइए। फिर टीटी दूसरे के पास गया, तब तक आइंस्टाइन साहब फिर भी खोजते रहे टिकट को। तो उधर से जब वो आया फिर और बोलता है कि हमने तो आपको कहा कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप जाइए, कोई बात नहीं। आइंस्टाइन साहब ने कहा पर यह कैसे पता चलेगा कि हमको जाना कहां है? मतलब उनको यह भी याद नहीं था कि उनको जाना कहां है। तो भूलता हर कोई है, हम लोग भी भूल जाते हैं। उसको बार बार करना पड़ता है मेरे दोस्त, और तब होता है। अब पढ़ाई मजाक नहीं है, ये सर भोजपुरी गाने का डांस देखना नहीं है। इसके लिए तुमको मेहनत करना होता है, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर हम एसी और डीसी की बात करें सर, तो ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, जबकि इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। कहते हैं नाम है अल्टरनेटिंग करंट। नामे है अल्टरनेटिंग करंट।
यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। अभी दोनों में अंतर है। कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, दैट इज दिष्ट धारा, जो आपके सामने है। ऐसी विद्युत धारा, ये ऐसा होता है सर, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का और दिशा, धारा का परिमाण और दिशा, यहां ऐड कर लेंगे हम लोग, धारा का परिमाण और दिशा, समय के दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन इत्यादि में। और एसी की अगर हम बात करें तो कहता है अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी विद्युत धारा, देखो अल्टरनेटिंग करंट जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा, धारा का परिमाण, धारा का परिमाण और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। अब देखो, एसी में श्रृंग और गर्त होता है, सही बात है। ये इसको हम ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं मेरी जान? श्रृंग कहते हैं, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ये ऊपर वाला श्रृंग और नीचे वाला गर्त। कहते हैं ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। यह अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है, अर्थात एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। घरेलू उपयोग में इसका उपयोग होता है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण आदि में इसका उपयोग होता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों के अंतर की, एसी और डीसी के अंतर की, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत लंबी सी चर्चा होगी, इस पर गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा। पता चला, हमको लगता है कि बच्चों को लगता है ऐसा है कि सबसे आसान काम है पढ़ाई। अरे मेरी जान, सबसे टफ काम है पढ़ाई। जब तक तेरे दिमाग में टारगेट सेट नहीं होगा ना, तब तक तू पढ़ नहीं सकता कि हमको पढ़ के कुछ कर ही लेना है। उतनी सिंसियरिटी अगर तुम्हारे अंदर नहीं आती है तो फिर तू कुछ नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब देखो, अगर हम एसी की बात करें और डीसी की बात करें, इन दोनों के अंतर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है। ये लो बदल जाएगा। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, पहली बात। इसका उपयोग घर में हम लोग करते हैं, अधिक दूरी के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अधिक दूरी के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसका क्षय कम होता है, इसका लॉस कम होता है। ये लंबी दूरी के लिए, ये कम दूरी के लिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसका क्षय अधिक होता है। कम दूरी के लिए क्योंकि इसका क्षय जो है वो अधिक होता है, लॉसेस अधिक होता है। अब देखो, अगर हम इसका औसत मान की बात करें, ध्यान देना, अगर हम औसत मान की बात करें तो ऊपर जाएगा तो +5 और नीचे आएगा तो -5। इसका औसत मान की अगर हम बात करें तो औसत मान 5 -5/2 = 0, +5 -5, +5 -5/2 = 0, क्योंकि ऊपर 5 नीचे -5। इसका जो औसत मान होगा, औसत मान होगा 0।
लेकिन अगर इसका औसत निकालोगे तो यहां भी +5 है मान लो, और यहां भी +5 है, इसका जो औसत मान होगा वो 5 + 5/2 = 5। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होगा, जो मूल मान 5 था ना उसी के बराबर होगा। इसका औसत जो होगा वो मूल मान के बराबर होगा। इसका औसत इसके मूल मान के बराबर होता है। अब देखो, ये चूंकि अप डाउन करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार अप डाउन करेगा, वही उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। प्रति एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। प्रति एकांक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये तो चला अप डाउन करता है एसी, तो इसकी आवृत्ति होती है। ये अप डाउन नहीं करता, तो इसकी आवृत्ति, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। और इसकी जब फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो इसकी आवृत्ति होती है ±50 हर्ट्ज। इसमें 3% की छूट होती है। इसकी जो आवृत्ति होती है वो ±50% होती है, जिसमें 3% की छूट होती है। या तो 3%, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, प्लस माइनस नहीं, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिसमें 3% की छूट होती है। या तो 3% अप या 3% डाउन। तो 3% अप जाएगा तो 1.5 बढ़ेगा, यानी 51.5, और 3% डाउन जाएगा 48.5 तक जा सकता है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जे बराबर I/A होता है, तो I/I का हो गया एम्पियर, अब बट्टा A हो गया तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गोलू कुमार जी, गोलू जी, जे बराबर होता है I/A, I का हो गया एम्पियर, A क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब कहता है इसकी जो आवृत्ति होती है, चूंकि ये अप डाउन करता है एसी, तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिसमें ±3% की छूट होती है। इसकी आवृत्ति 0 होती है क्योंकि ये अप डाउन करता नहीं है। इसका औसत मान इसके 0 होता है, क्योंकि +5 -5 0 हो जाएगा। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। और थोड़ा सा सर हम आगे बढ़ते हैं एसी और डीसी में। इसके साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। आपको सर ट्रांसफार्मर एक चैप्टर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। इसके साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता, अगर प्रयोग करोगे तो जल जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, इसके साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। अगर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे तो ये जल जाएगा। 1 मिनट में कितना बार अप डाउन, 1 मिनट में, 1 सेकंड में ये 50 बार अप डाउन करता, तो 1 मिनट में नहीं जोड़ लेगा रे, 50 × 60। कहते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसमें होता है एसी के साथ। डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करोगे तो जल जाएगा, का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो, एसी टू डीसी में अगर बदलना है, इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। और डीसी को अगर हम लोग एसी में बदलेंगे, इसके लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। देखो, ऐसे भी घर में हम लोग जब लाइट कट जाता है तो कहते हैं इन्वर्टर ऑन हो गया। इन्वर्टर ऑन हो गया मतलब बैटरी से डीसी लिया और पंखा को एसी दे दिया। तो डीसी को एसी में बदल देता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर। ठीक है। अब देखो, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यों जल जाएगा। इनका कहना हुआ कि डीसी अगर देंगे तो क्यों जल जाएगा। सर डीसी एकदम सीधा होता है,
डीसी सीधा होता है और एसी जो है वो अप डाउन करता है। तो ये सर पॉजिटिव निगेटिव लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, आई लेगा तो बस लेते रह जाएगा, तो ये सर गर्मा के जला देगा। एसी को डीसी में बदलना है रेक्टिफायर। घर में सर डीसी जब लाइट कटता है तो बैटरी से डीसी लेके एसी देते हैं, तो भैया इन्वर्टर डाउट हो तो कैसे करना है। बैटरी में डीसी है, लाइट कटता है तो वो डीसी को एसी बनाकर पंखा को दे देता है, डीसी को एसी में बदल देंगे तो डीसी को एसी में बदल देंगे तो इन्वर्टर, एसी को डीसी में बदलेंगे तो रेक्टिफायर। अब देखो, एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण, आगे हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण, से एसी को नहीं नाप सकते। आप कहिएगा क्यों नहीं नाप सकते, तो इसकी जवाबदेही हम आगे ले रहे हैं कि आपको बताएंगे। एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, को नहीं नाप सकते, नापेंगे तो रीडिंग 0 देगा। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण पर आधारित उपकरण से डीसी का वास्तविक मान मापा जाता है। हम सर देखिए रिवीजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। से उसका वास्तविक मान, राम उदार जी, आधारित उपकरण से डीसी का वास्तविक मान मापा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण से डीसी का वास्तविक मान मापा जाता है। एसी को लेकिन नापिएगा अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित वोल्टमीटर या अमीटर से, तो उसका रीडिंग 0 देगा। लेकिन डीसी को नापिएगा तो वह उसका वास्तविक मान देगा। तो आप, एक होता है रेड हॉट वायर अमीटर, रेड हॉट वायर अमीटर यानी तप्त तार अमीटर या वोल्टमीटर। रेड हॉट वायर अमीटर से एसी को नाप सकते हैं। यह एसी का आरएमएस मान देगा। आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर, ये भी आप डिटेल में पढ़िएगा अल्टरनेटिंग और पॉलीफेज सिस्टम में। और रेड हॉट वायर अमीटर जो है, रेड हॉट वायर अमीटर, इससे डीसी भी नाप सकते हैं, इससे हम डीसी भी नापते हैं। अब देखो एसी डीसी का जो अंतर है, गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आएगा। इतने सारे डिफरेंसेस हैं इसमें। कहते हैं ट्रांसफार्मर का सर पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको ट्रांसफार्मर का एक पूरा चैप्टर पढ़ना है सर, और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो यहां तो हम आपको ट्रांसफार्मर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा। कहते हैं एसी और डीसी, अधिक दूरी की अल्टरनेटिंग करंट है जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, इसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। अधिक दूरी तय करने में एसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका क्षय कम होता है, और कम दूरी तय करने के लिए डीसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका क्षय अधिक होता है। इसका औसत मान 0 होता है, +5 ऊपर -5 नीचे तो 0 हो जाएगा। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ±3% की छूट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी के साथ करते हैं, डीसी के साथ करेंगे तो जल जाएगा क्योंकि यह सीधा करंट है। एसी को डीसी में बदलेंगे तो रेक्टिफायर, डीसी को एसी में बदलेंगे तो इन्वर्टर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण से एसी नहीं नापा जा सकता है, जबकि डीसी का वो वास्तविक मान देता है। और रेड हॉट वायर अमीटर से एसी का आरएमएस मान नापते हैं और डीसी का भी वो वास्तविक मान दे देता है। तो रेड हॉट वायर अमीटर से एसी और डीसी दोनों नापते हैं। यही मेनली इसका डिफरेंस है। कहते हैं एसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट, एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं करते। आपको हम बोले थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सर एसी का प्रयोग नहीं करते हैं, डीसी का प्रयोग करते हैं। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग करते हैं। बैटरी भी हम लोग चार्ज करते हैं डीसी की सहायता से।
वो जो सर चार्जर रहता है, चार्जर का काम है एसी लेकर बोर्ड से और डीसी में बदल के तब बैटरी चार्ज करना। आप कहिएगा सर हम तो एसी में डायरेक्ट चार्ज करते हैं। नहीं सर, बोर्ड से एसी लेता है, चार्जर का काम है डीसी में बदल देना और तब बैटरी में स्टोर कर देना। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, क्षय कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, ऑब्वियसली अप डाउन करता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। आवृत्ति 50 हर्ज होती है, इसमें परिवर्तन छूट ±3% है। डीसी की आवृत्ति 0 हर्ज होती है क्योंकि ये अप डाउन करता ही नहीं है। एक पूरे चक्र में एसी का औसत मान 0 होता है, डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। आलोक जी अब कहता चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता क्योंकि एसी का मान यह 0 देगा, जबकि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर से डीसी को मापा जाता है, यह उसका वास्तविक मान दर्शाएगा। एसी को मापने के लिए रेड हॉट वायर आमीटर का प्रयोग किया जाता है जो उसका आरएमएस मान देगा, और रेड हॉट वायर आमीटर से डीसी को भी मापा जाता है जो उसका वास्तविक मान देगा। एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते, संचित जब भी करेंगे डीसी को करेंगे, डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का प्रयोग दिष्टकारी या रिजुकारी का इसी को कहते हैं का प्रयोग करते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे देखो एक बार में हमने सारे के सारे डिफरेंसेस को पढ़ लिया। पढ़ाई तो सर वो तपस्या है जो कुछ ही लोग कर पाते हैं, रिवीजन करना होता है, चीजों को समझने की कोशिश करनी होती है। ऐसा थोड़े है कि इसके जाको पैसा दे दिया सब बात बुझा जाएगा। ऐसा रहता तो 999% लोग ढेरी आदमी खर्चा करने वाला है, और से अगर नौकरी मिल जाता तो उसके लिए तो चला एकदम कंसंट्रेट होना होगा। अब तुम कहोगे कि आरएमएस मान क्यों, वास्तविक मान क्यों, तो ये सारा का सारा वास्तविक मान, आरएमएस मान, उच्चतम मान, वर्ग माध्य मूल मान जो होता है, वो सारी की सारी चीजें हम आपको, औसत मान, ये अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम में हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखो एक बार हम फिर से बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम एसी की बात करें तो इसका दिशा हमको सब चला याद है, इतना बार पढ़ाए हैं। एक बार देखो सब पॉइंट लिखा, सब पॉइंट वहां मिल गया ना, तो लेकिन उसके लिए बार बार रिवीजन करना होता है। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, डीसी का नहीं बदलता है। डायरेक्ट करंट नामे है कर डायरेक्ट, अगर नामे है अल्टरनेटिंग मतलब ये अल्टर होगा। अधिक दूरी तय करता है, क्षय कम होता है। कम दूरी के पर इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसका क्षय अधिक होता है, क्षय मतलब लॉस। इसका औसत मान चूंकि +5 -5 तो 0 हो जाता है। इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है चूंकि +5 + 5 अब बटा 2 तो 5 के बराबर हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जिसमें ±3% की छूट, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में करते हैं, डीसी में करेंगे जल जाएगा। एसी टू डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण से एसी को नहीं नाप सकते, डीसी का वास्तविक मान ये नाप देता है। रेड हॉट वायर आमीटर से एसी डीसी दोनों नापते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। एएलपी जिन लोगों ने सर नॉन टेक का बैच और टेक सारे बैचेस की जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। जो लोग एएलपी का टेक या नॉन टेक लिए हुए हैं, ट्रेड तो आपका इस टाइम में चलवे करता है। एएलपी वाले बच्चों रीजनिंग का टाइमिंग क्या है रे? 11 से 12। रीजनिंग आपका 11 से 12 है। रीजनिंग उसमें लगाता है नॉन टेक, और कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा कितना से कितना, 10 से 11 मैथ, और 8 से 9 सुबह में चल रहा है आपका फिजिक्स, जिसमें यही चैप्टर चल रहा है। लेकिन वहां और यहां में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग मामलात हैं। ये सारे पेपर आपके चल रहे हैं। ये तीनों मेन पेपर है आपका एएलपी वालों, रीजनिंग, मैथ और फिजिक्स। 80% सिलेबस यही कवर करता है। और ट्रेड तो तुम्हारा चल ही रहा है, मतलब तुम्हारा अभी 80% सिलेबस चल रहा है। ट्रेड एमडब्ल्यूएफ में
फिटर वालों का चल रहा है और टीटीएस में इलेक्ट्रीशियन वालों का चल रहा है। तो सर 80% सिलेबस तुम्हारा अभी चल रहा है, 20% सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, एसी का खोज निकोला टेस्ला ने किया था, कहीं पर लिख लो नोट करके। एसी का खोज जो है ना निकोला टेस्ला ने किया था। अलग अलग बुक में ये अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी है, वेरी गुड क्वेश्चन। डीसी के खोज का कोई माई बाप नहीं है। एसी का खोज निकोला टेस्ला ने किया था। एसी का खोज किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग सर यहां से आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। पढ़ना तो चला पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है, बच्चा कहां है। नमस्कार, हम पे गुस्साना नहीं, हम बार बार तुमको जगाने की कोशिश करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।